एक 50 साल की महिला जिसकी हिस्ट्री है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। अब बाल झड़ने की उसने टिपिकल हिस्ट्री दी थी, जहां भी उसने दिखाया था उसने बोला था कि उसके जो बाल हैं वो रूट से झड़ रहे हैं, मतलब जड़ों से झड़ रहे हैं। नहाते टाइम और ज़्यादा बाल झड़ते हैं, साथ साथ में जहां नहा रही है वहां पे जो ड्रेन है वो भी क्लॉग हो जाता है, इतने सारे बाल झड़ रहे हैं। आप सबको पता है, जैसे ही कोई भी पेशेंट ये हिस्ट्री देता है कि बाल रूट से झड़ रहे हैं, जड़ से झड़ रहे हैं, तो उसकी डायग्नोसिस होती है टिलोजन इफ्लुवियम। इस बीमारी के लिए जिस डॉक्टर को भी उसने दिखाया था, उस डॉक्टर ने उसको ओरल सप्लीमेंट्स चालू किए। तो मैंने आपको ये हिस्ट्री क्यों बताई? अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों करा आपने? ऐसा इसलिए करा क्योंकि महिला की अभी कंप्लेन ये नहीं है कि बाल झड़ रहे हैं। महिला आपके पास ये पास्ट हिस्ट्री लेकर आई। अभी प्रेजेंट जो कंप्लेन है वो महिला अपनी थायराइड की रिपोर्ट आपके पास ले आई। थायराइड की रिपोर्ट में आपने देखा कि जो TSH है वो लो है और T4 और T3 हाई है। जैसे ही आप TSH लो देखते हैं, T4 T3 हाई देखते हैं, आप सब अपनी डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हाँ भैया चलो कुछ नहीं, अपने को बढ़िया केस का डायग्नोसिस मिल गया है, अपने केस की डायग्नोसिस है हाइपरथायराइडिज्म। पर आगे सुनो, इस महिला में कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं थे हाइपरथायराइडिज्म के। साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के हिसाब से भैया? अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग सिम्टम्स शो होते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। यूजुअली जनरल की बात करें तो अगर हाइपरथायराइड का मरीज होता है तो उस केस में वेट लॉस की हिस्ट्री रहती है। इवन अगर गुड एपेटाइट है उसके बाद भी मरीज वेट लॉस वाला रहता है। हीट इंटॉलरेंस की हिस्ट्री रहती है, स्वेटिंग की हिस्ट्री रहती है। न जाने कितने मरीज आपके पास आते होंगे ओपीडी में जिनको हाथों और पैरों में हाइपरहाइड्रोसिस की कंप्लेन रहती है, पसीना ज्यादा नहीं कंप्लेन रहती है। दो उसमें इडियोपैथिक कॉज हो सकता है, पर आज से याद रख कर जाओ, अगर हाथों में पैरों में मरीज को ज्यादा पसीना आ रहा है तो एक चीज जो आपको उस मरीज की करवाना है वो है थायराइड का टेस्ट। चलो आ जाओ वापस केस में। नॉर्मल समझो कि हाइपरथायराइड में जनरली तो वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है और साथ साथ में स्वेटिंग होती है। उसके साथ साथ में चमड़ी पे और बालों में क्या हो सकता है? डिफ्यूज हेयर थिनिंग हो सकती है बालों में, हाथ में फाइन ट्रेमर्स देखने मिल सकते हैं आपको, आईज में आपको लिड रिट्रैक्शन और प्रोप्टोसिस देखने मिल सकता है। यूजुअली अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो टेकिकार्डिया देखने मिल सकता है। अगर गर्दन की बात करें तो आपको गॉइटर देखने भी मिल सकता है। उसके साथ साथ में बावल मूवमेंट बढ़ जाते हैं, जैसे डायरिया देखने मिल सकता है। फिर पेशेंट इरिटेबल भी हो सकता है, एंशियस भी हो सकता है, और अगर फीमेल है तो उसको एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज बताई कि आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मरीज आपके पास हाइपरथायराइड वाला प्रेजेंट करे। अभी तक अपना केस क्या है? एक महिला थी जिसकी पास्ट हिस्ट्री है कि उसके बाल झड़ रहे थे, महिला को ओरल सप्लीमेंट चालू कर दिया। अभी महिला आपके पास आई है, वो केवल और केवल इसलिए आई है आपके पास कि थायराइड की रिपोर्ट है। आप इस थायराइड की रिपोर्ट को इंटरप्रेट करो और इस इंटरप्रिटेशन के बाद मेरा इलाज चालू करो। थायराइड की रिपोर्ट में क्या है? TSH कम है, T4 T3 हाई है। आप सबको पता है ये कब होता है? जब मरीज क्या होता है? हाइपरथायराइड होता है। पर अपना कैच यहां पर है इस मरीज में कि इस मरीज को कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं है हाइपरथायराइड के। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी अगली स्टेप क्या होगी? जैसे आप हाइपरथायराइड सस्पेक्ट करते हैं थायराइड की रिपोर्ट से, तब अगली स्टेप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मरीज में? सबसे पहला कॉज आप सोचते होंगे कि इस मरीज में गॉइटर हो सकता है, ग्रेव्स हो सकता है, तो कहीं आप इसको TSH स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज तो नहीं करवाएं, गर्दन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो कोई नेक अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवाएं, या कोई और बड़ी इमेजिंग तो नहीं करवाएं। एक चीज समझो कि इस केस में आपको ये कुछ नहीं करवाना है। क्यों? इसलिए बताऊंगा, आखिरी तक रुक के रखना है कि ये बड़ी बड़ी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केस में, ये केस कहां अटक रहा है, ये केस का पर्ल क्या है, ये केस का कैच क्या है, आखिरी में बताता हूं आपको। पर उसके पहले एक एक करके चीजों को समझते हैं अपन। महिला के पहली हेयर लॉस की हिस्ट्री थी, तो ये मौका मिला है अपने को कि जब भी आपके पास मरीज हेयर लॉस के साथ आता है, ये मरीज तो आपके पास नहीं आया था हेयर लॉस के लिए, पर इनकेस कोई भी मरीज आपके पास हेयर लॉस के लिए आता है तो उस हेयर लॉस वाले मरीज की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके लिए? हमेशा देखो कि मरीज का जो हेयर लॉस है वो सिकाट्रिशियल है कि नॉन सिकाट्रिशियल है। आम भाषा में स्कारिंग एलोपेशिया है कि नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है, और आम भाषा में मरीज की जो फॉलिकुलर ओपनिंग है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। फॉलिकुलर ओपनिंग का क्या मतलब होता है? जहां से बाल उग के बाहर आते हैं वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मरीज की फॉलिकुलर ओपनिंग नहीं दिख रही है तो उस एरिया में बाल लाना नियर टू इम्पॉसिबल है।
उसको कहते हैं अपन स्कारिंग एलोपेशिया और सिकाट्रिशियल एलोपेशिया। पर अगर मरीज की आपकी स्काल्प नॉर्मल है और उसमें फॉलिकुलर ओपनिंग दिख रही है, मतलब जहां से बाल उगते हैं वो वाला एरिया अगर मरीज का दिख रहा है, तो ये मरीज का कॉज नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है, जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, जिससे मरीज के बाल वापस आ सकते हैं। सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में फॉलिकुलर ओपनिंग तो नहीं दिखेगी, साथ साथ में आपका जो स्काल्प है वो शाइनी दिखेगा। याद रखना, वर्ड बोल रहा हूं मैं यहां पे, सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में स्काल्प यूजुअली शाइनी दिखेगा आपको, ये याद रखना। ये मैंने क्यों बताया, फॉलिकुलर ओपनिंग नहीं है, शाइनी स्काल्प है, मरीज की डायग्नोसिस सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है, उस केस में आपको अपने लेवल पर कुछ नहीं करना है। इस केस को यूजुअली आपको रेफर करना है, क्योंकि इस केस में बायोप्सी लगेगी, जिसका प्रोग्रेशन रोकना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े कॉज होते हैं, लाइकेन प्लेनोपाइलारिस, डीएलई और उसके साथ साथ में फॉलिकुलाइटिस डिसएल्वान, सेंट्रल सिकाट्रिशियल एलोपेशिया अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपन इसका इलाज नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है, अपने को देखना है मरीज की फॉलिकुलर ओपनिंग दिख रही है तो अपने को पता है ये नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है, मतलब नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है, अब इसका इलाज करना है। तो नॉन सिकाट्रिशियल एलोपेशिया की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पहले तो हिस्ट्री से ही समझ जाना। अगर मरीज हिस्ट्री दे, अगर मरीज को ये है तो ये डायग्नोसिस हो सकती है, ये इससे सिंप्लीफाइड टेबल आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर मरीज बोले कि सडन और डिफ्यूज हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल कब हो रहा है, या अभी बीमारी हुई थी या सर्जरी हुई थी 2-3 महीने पहले, उसके बाद सडन डिफ्यूज हेयर फॉल फ्रॉम रूट हो रहा है, तो ये क्या है भैया, ये टिलोजन एफ्लूवियम है। कोई ऐसा मरीज आया जिसको कोई कैंसर है, कैंसर के बाद उसको कीमो लग रहा है, कीमो लगने के बाद सडन हेयर लॉस हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस होती है एनाजन इफ्लूवियम। अगर ऐसा मरीज आता है जिसको डिफ्यूज हेयर लॉस नहीं हो रहा है, केवल राउंड पैच में हेयर लॉस हो रहा है, वो राउंड ओवल बाल्ड पैच अगर आपको दिख रहा है, तो वो एलोपेशिया अरियाटा होता है। ऐसे ही यूजुअली बड़ों में तो बहुत कॉमन नहीं होता है टीनेक हेपेटाइटिस, पर बच्चों में बहुत कॉमन होता है। ऐसे बच्चे हेयर लॉस वाला पैच लेकर आएंगे, वो हेयर लॉस वाले पैच में खुजली हो रखी होगी, स्केलिंग होगी और ब्रोकन हेयर दिखेंगे। तो अगर ऐसा बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो मोस्ट लाइकली आपकी डायग्नोसिस होगी टीनेक हेपेटाइटिस, आपकी बालों का दराज। उसके बाद अगर मान लीजिए जो फ्रंटल लाइन है, ये फ्रंटल लाइन धीरे धीरे करके पीछे जा रही है, मेल्स की बात कर रहे हैं अपन, तो उस केस में इसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये यूजुअली जेनेटिक होता है, जेनेटिक ना भी हो तो अब बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आने लगी हैं, पर अगर मेल्स में हेयर लाइन पीछे की तरफ हो रही है तो ये मोस्ट लाइकली क्या है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। ऐसे ही फीमेल में हेयर लाइन पीछे नहीं होती मोस्ट लाइकली, जो सेंट्रल पार्टिंग होती है, वो सेंट्रल पार्टिंग में आपको क्या देखने मिलता है, सेंट्रल पार्टिंग में आपको वाइडनिंग देखने मिलती है, ये सेंट्रल पार्टिंग धीरे धीरे फैल जाती है, तो इसको कहते हैं फीमेल में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ऐसे ही अगर मरीज आपके पास ऐसा हेयर लॉस लेकर आए जिसमें आपको कुछ कुछ हेमरेज देखने मिल रहे हैं, साथ साथ में इरेगुलर पैच देखने मिल रहा है, और उस इरेगुलर पैच में अलग अलग हेयर लेंथ के बाल हैं, अलग अलग लेंथ के बाल हैं, तो मोस्ट लाइकली ये ट्राइकोटिलोमेनिया है और शाइनी स्काल्प तो सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है। एक एक की इमेज देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि हर किसी का इलाज अलग अलग है। ये महिला आपके पास प्रेजेंट करी, इसकी सेंट्रल वाइडनिंग, इसकी जो सेंट्रल स्काल्प है उसमें वाइडनिंग नहीं दिख रही है ज्यादा, पर फिर भी यूजुअली क्या होता है, एक एक हेयर फॉलिकल से कम 2-3 टर्मिनल हेयर तो निकलना चाहिए, पर इस केस में देखो एक आध दो ही निकल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली, और पूरा एरिया में सेंट्रल वाइडनिंग नहीं हो रही और पूरे डिफ्यूज स्काल्प हेयर लॉस है इसको, तो इस केस में अपन कहेंगे कि हाँ, इस महिला को टिलोजन एफ्लूवियम हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, वाइडनिंग नहीं दिख रही है। इसको कंपेयर करो इससे, आप इस महिला को जो सेंट्रल हेयर है उसकी वाइडनिंग होते जा रही है, अलग अलग ग्रेड की है। जैसे ही फीमेल में वाइडनिंग देखने मिले आपको अपनी डायग्नोसिस फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में आपको यूजुअल ओरल सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस फैक्टर रिलीवर काम नहीं करेगा। इस केस में आपको एक इंपॉर्टेंट एफडीए अप्रूव्ड ड्रग देना पड़ेगी। उस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, मैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूं। उस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग का काम होता है पोटेशियम चैनल को खोलना और साथ साथ में वेसोडाइलेटेशन करवाना। एम से नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में, जिसमें वाइडनिंग देखने मिल रही होती है, उसमें आप क्या देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। तो अगर वाइडनिंग नहीं दिख रही है, डिफ्यूज हेयर लॉस है, तो ये क्या है, टिलोजन एफ्लूवियम है। पर अगर वाइडनिंग दिख रही है तो ये क्या है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। इसके साथ साथ में एक ऐसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको राउंड ओवल पैच दिखे, राउंड ओवल पैच स्मूथ हो पर ये शाइनी नहीं है, शाइनी होता तो सिकाट्रिशियल एलोपेशिया हो जाता, राउंड ओवल पैच
पैच, स्मूथ पैच अगर आपको दिख रहा है मल्टीपल, तो ये क्या है भैया, ये है एलोपेशिया अरियाटा। इस केस में आपको इरिटेंट्स भी देना पड़ सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड भी दिया जाता है, सिस्टमिक नई नई ड्रग्स आ गई हैं वो भी दी जाती है। कभी एलोपेशिया अरियाटा की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं डायग्नोसिस का कि अलग अलग डायग्नोसिस क्या होती है। पहले अपन ने टिलोजन एफ्लूवियम देखा जो डिफ्यूज हेयर लॉस था विदाउट वाइडनिंग, उसके बाद आपने फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया देखा। अब मैंने आपको एक राउंड पैच बताया जो कि है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये कंफ्यूज होता है भैया टीनैक हेपाइटिस से, इसमें भी आपको राउंड पैच देखने मिलता है, पर ये राउंड पैच जो होता है ये मोस्ट लाइकली बच्चों में होता है। तो फिर बच्चों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये राउंड पैच एलोपेशिया अरियाटा का है कि टीनैक हेपाइटिस का है। एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो आपको मिलेगी वो है इचिंग की। एलोपेशिया अरियाटा में इचिंग देखने नहीं मिलेगी, टीनैक हेपाइटिस में इचिंग देखने मिलेगी। तो ये राउंड पैच आप एलोपेशिया अरियाटा बोल सकते थे, पर इस केस में आपको इचिंग देखने मिल रही है। हिस्ट्री में इचिंग से रूल आउट कर दोगे और फिर डायग्नोसिस में देखोगे तो आपको इसमें ब्रोकन हेयर देखने मिलेंगे। यह आपका एक स्मूथ वाला पार्ट था जिसमें मोस्ट लाइकली ब्रोकन हेयर्स कम देखने मिलते हैं, जो देखने मिलते हैं। पर आपको मोटा मोटा कैसे डिफरेंशिएट करना है, इचिंग की कंप्लेन देख लो। अगर इचिंग की कंप्लेन है तो मोस्ट लाइकली वो क्या है, टीनैक हेपाइटिस है। टीनैक हेपाइटिस बड़ों में बहुत अनकॉमन है, पर अगर कभी प्रेजेंट करे तो समझ जाना। और बच्चों में एलोपेशिया अरियाटा और टीनैक हेपाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही मैंने आपको टीनैक हेपाइटिस बोला, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ा के चले जाता हूं मैं यहां से। टीनैक हेपाइटिस दो तरीके का होता है, एक होता है इन्फ्लामेटरी, एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी भी दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रे पैच, एक होता है ब्लैक डॉट। ग्रे पैच का मतलब क्या होता है भैया, ग्रे पैच का मतलब होता है कि आपको सर्कुलर पैच ऑफ हेयर लॉस विद ब्रोकन हेयर देखने मिलते हैं। और ब्लैक डॉट का मतलब क्या होता है, ब्रिटल हेयर शाफ्ट होते हैं जो स्काल्प के लेवल पर टूट जाते हैं। दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, तो दोनों की गोली भी अलग अलग दी जाती है। ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। जो आपका ग्रे पैच होता है उसको एक इंपॉर्टेंट निमोनिक से याद रखा था मैंने अपने समय पर। एक निमोनिक होता है एमसीजी। एमसीजी का मतलब क्या, एमसीजी का मतलब माइक्रोस्पोरम से होता है, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रे पैच किससे होता है, एक्ट्रोथिक से होता है। तो ग्रे पैच वाले में ग्रीसोफल्विन ज्यादा अच्छा काम करती है और ब्लैक डॉट वाले केस में टर्बिनाफिन ज्यादा अच्छा काम करती है। तो ये दोनों केस में मैंने आपको डिफरेंशिएट करना इसलिए बताया क्योंकि कौन सी गोली ज्यादा अच्छा काम करेगी ये आपको पता होना चाहिए। टीनैक हेपाइटिस के नॉन इन्फ्लामेटरी वाले कॉज ये हैं। फिर आ जाओ इन्फ्लामेटरी वाले कॉज पे। इन्फ्लामेटरी वाले कॉज में दो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है कैरियन और एक होता है फेवस। अगर ऐसा बच्चा आ रहा है जिसको बॉगी स्वेलिंग देखने मिल रही है, आपको ये बॉगी स्वेलिंग विद हेयर लॉस अलॉन्ग विद इचिंग, थोड़े पस पस वाले दाने हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोस करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में लाना, वो है ये कि इस बच्चे को टीनैक हेपाइटिस हो सकता है, ये कैरियन हो सकता है। तो दो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आप ट्रीट करोगे, पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस केस में देना है वो है एंटी फंगल का सिस्टमिक ड्रग, जो आपको इस केस में देना पड़ेगा। ऐसे ही एक इन्फ्लामेटरी होता है फेवस, येलो क्रस्ट के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा केस शायद आपने नहीं देखे होंगे फेवस के, पर कैरियन बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग मिस डायग्नोसिस करते हैं और इस बच्चे को, इस पेशेंट को, जब भी पेशेंट आता है उसको एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक खिलाते रहते हैं। पर इंपॉर्टेंटली याद रखना, कैरियन हो सकती है डायग्नोसिस और उस केस में आपको एंटी फंगल देना पड़ेगा। तो आपने टिलोजन एफ्लूवियम देखा, फीमेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया देखा, टीनैक हेपाइटिस देखा, एलोपेशिया अरियाटा देखा। एक और चीज देख कर जाओ, आपको यहां पर हेयर लॉस देखने मिल रहा है। इसमें भी आप बोलेंगे कि वाइडनिंग हो रही है, पर इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये हेयर लॉस कहां पर हो रहा है, एक्सेसिबल साइड पर हो रहा है। इस केस में मरीज खुद अपने बालों को निकाल रहा है। कैसे बचानोगे, ये अलग अलग लेंथ वाले बाल आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जब मरीज बाल तोड़ता है तो एक जगह थोड़ी तोड़ देगा सब जगह पर, तो आपको अलग अलग लेंथ वाले बाल दिखेंगे। उससे बड़ा क्लू देखो, ये आपको हेमरेज देखने मिलेगा। अगर ऐसा हेमरेज देखने मिल रहा है तो आपकी डायग्नोसिस क्या है, ट्राइकोटिलोमेनिया है। तो आप हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करने से पहले मरीज की साइकी का ट्रीटमेंट करेंगे, साइकेट्रिस्ट को रेफर करेंगे मरीज को, क्योंकि मरीज को क्या परेशानी है, जब तक कॉज रूल आउट नहीं होगा तब तक ये हेयर लॉस भी सही नहीं होगा। तो मोटा मोटा क्या समझना है आपको, मैंने आपको इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचना है वो बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा पल देकर जा रहा हूं जिससे आप डायग्नोसिस पता कर सकते हो। अगर नाखून में पिटिंग देखने मिल रही है और हेयर लॉस है तो मोस्ट लाइकली इट इज एलोपेशिया अरियाटा। अगर पॉजिटिव हेयर पुल टेस्ट है क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको, तो वो टिलोजन एफ्लूवियम है।
फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक है, तो मोस्ट लाइकली वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। अब मैंने आपको बताया नेल पिटिंग का मतलब क्या, नेल पिटिंग का मतलब नाखूनों में गड्ढे। अगर नाखून में गड्ढे हो रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, ये एलोपेशिया अरियाटा है। अब आप सब इतना पढ़ चुके हैं क्लिनिकल गुरुजी की टीम से कि आप सबको पता है कि नाखूनों में गड्ढे एक और बीमारी में आपने देखे हैं जिसमें सफेद परत आती है एक्सटेंसर्स पे, वो है सोरायसिस। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये नाखून के गड्ढे एलोपेशिया अरियाटा वाले हैं कि सोरायसिस वाले हैं। ये नाखून के गड्ढे देखो, ये नाखून के गड्ढे आपको रेगुलरली अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, और ये नाखून के गड्ढे देखो ये आपको इरेगुलरली अरेंज दिख रहे हैं। तो रेगुलरली अरेंज नाखून के गड्ढे एलोपेशिया अरियाटा, इरेगुलरली अरेंज नाखून के गड्ढे नेल पिटिंग मतलब सोरायसिस, अलॉन्ग विद बाकी की चीजें भी दिखेंगी आपको। सबंगल हाइपरकेरेटोसिस और ऑयल ड्रॉप साइन आपको दिखता ही है उसमें। सोरायसिस की अपन ने एक बढ़िया क्लास ली है ऐप में जाकर आप देख सकते हो, नीचे ऐप का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, आप वहां जाकर देख सकते हो कि सोरायसिस को कैसे और कैसे पढ़ना और इलाज करना है। चलो अपन नेल पिटिंग देख रहे थे, नेल पिटिंग रेगुलर है तो एलोपेशिया अरियाटा है। अब मैंने आपको बताया था हेयर पुल टेस्ट, आप अपने ओपीडी में ये टेस्ट कर सकते हो। कुछ नहीं है, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब में कम से कम 50 से 60 बालों को लो और धीरे से पुल करो। अगर ये पुल करने के बाद आपको 6 बाल आपके हाथ में आ गए तो मोस्ट लाइकली आपके पेशेंट को क्या है, टिलोजन एफ्लूवियम है। ये इंपॉर्टेंट छोटा सा एक बहुत ही माइन्यूट टेस्ट है जो आप सब लोग अपनी ओपीडी में कर सकते हैं। अब टिलोजन एफ्लूवियम किस किस कारण से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, अभी कुछ रिसेंट पास्ट में मरीज को बुखार आया हो, किसी भी इंफेक्शन हुआ हो, उसकी सर्जरी हो रखी हो, उसको ट्रॉमा हुआ हो, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी टिलोजन एफ्लूवियम होता है, डिलीवरी के बाद टिलोजन एफ्लूवियम होता है, ओसीपी बंद करने के बाद भी होता है, किसी थायराइड एब्नॉर्मलिटी के कारण भी होता है। इंपॉर्टेंट कॉज जो इंडियन सिनेरियो में आपको याद रखना है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ भी हेयर लॉस होता है कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, D3 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसके साथ साथ में कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके अलावा अगर मरीज कोई मेडिकेशंस पर है जैसे कि बीटा ब्लॉकर या रेटिनॉइड या एंटी डिप्रेसेंट तो उस केस में भी टिलोजन एफ्लूवियम देखने मिल सकता है। मरीज को अगर सीकेडी है, लॉन्ग टर्म से लिवर डिजीज है, उस केस में भी टिलोजन एफ्लूवियम देखने मिल सकता है। रेपिड वेट लॉस या क्रैश डाइट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मरीज जो है या तो बेरियाट्रिक सर्जरी का करा हुआ होता है या तो स्टारवेशन, आजकल वेट लॉस का इतना चलन हो गया है कि लोग क्रैश डाइट पे चले जाते हैं और क्रैश डाइट पे जाने के बाद प्रॉपर विटामिन के सप्लीमेंट्स डाइट से नहीं ले पाते हैं। तो उन केसेस में आजकल बहुत सारे केसेस देख रहे हैं हम लोग जिसमें आपको टिलोजन एफ्लूवियम देखने मिल रहा है, तो प्रॉपर सप्लीमेंट आपको केस में देना पड़ेगा। उसके अलावा पोस्ट फेब्राइल इलनेस तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के बाद मैंने आपको बता ही दिया है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी टिलोजन एफ्लूवियम हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉज अलॉन्ग विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको पता है, आपको याद रखना है, वो है क्रैश डाइट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो आजकल बहुत दिख रहे हैं। अब ये तो आपने पूरा केस समझ लिया। अब आप बोलेंगे अगर आप मेरे को इसको 2 मिनट में कंपाइल करके दे दे जो फटफट ओपीडी में कर लूं, ऐसा बता दो आप कुछ, तो चलो आपको जो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच करता हूं वो देकर चले जाता हूं। जब भी मरीज आपके पास हेयर लॉस के साथ आए, देखो हेयर शेडिंग हो रही है कि हेयर डेंसिटी कम हो रही है। हेयर शेडिंग मतलब क्या, बाल झड़ रहे हैं और डेंसिटी बराबर है, या हेयर डेंसिटी कम हो रही है। हेयर डेंसिटी कम होने का मतलब एक एरिया बाल का लो, उस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में बाल कम हो रहे हैं, तो वो हेयर डेंसिटी कम होना होता है। जब भी हेयर डेंसिटी कम हो रही होती है, फीमेल में वाइडनिंग हो रहती होती है और साथ में मेल में फ्रंटल रिसेशन हो रहा होता है, उस केस में अपन क्या कहते हैं, उस केस में मरीज को क्या होता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। पर हेयर शेडिंग हो रही है, केवल बाल झड़ रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर अगली स्टेप पे जाओ। हेयर शेडिंग जब भी हो रही है तो आप मरीज से पूछो ये हेयर शेडिंग रूट से हो रही है, जड़ से हो रही है, कि जो आपका स्काल्प का प्रोक्सिमल वाला पार्ट है वहां से हो रही है, कि स्काल्प के एंड से हो रही है। ये क्यों पूछा मैंने, अगर हेयर शेडिंग बाल झड़ रहे हैं, अगर रूट से झड़ रहे हैं तो ये टिलोजन एफ्लूवियम है। टिलोजन एफ्लूवियम के मैंने इतने सारे कॉज बता दिया आपको। अगर ये स्काल्प के नियर से कट रहा है तो मोस्ट लाइकली एलोपेशिया अरियाटा है, और अगर केवल एंड से कट रहा है, डिस्टल वाले एंड से, ये मेरा बाल है, ये बाल का डिस्टल एंड से अगर बाल झड़ रहे हैं तो मेरे को हेयर शाफ्ट की एब्नॉर्मलिटी है। ये अगर हेयर डेंसिटी कम है तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। हेयर शेडिंग हो रहा है तो 3 सवाल पूछो, रूट से झड़ रहे हैं कि प्रोक्सिमल वाले पार्ट से झड़ रहे हैं कि डिस्टल वाले पार्ट से झड़ रहे हैं। रूट से झड़ रहे हैं तो टिलोजन एफ्लूवियम, अगर डिस्टल वाले पार्ट से झड़ रहे हैं तो हेयर शाफ्ट का डिसऑर्डर, और अगर प्रोक्सिमल वाले पार्ट से झड़ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली क्या है, एलोपेशिया अरियाटा। फोटो मैंने आप सबको बता दी। अब अगर रूट से झड़ रहे हैं उसमें भी आप 2 भाग में बांट सकते हो, एक होता है क्रॉनिक टिलोजन एफ्लूवियम, एक होता है अक्यूट टिलोजन एफ्लूवियम। अगर लेस देन 3 मंथ की हिस्ट्री है तो ये अक्यूट टिलोजन एफ्लूवियम है, अगर मोर देन 3 मंथ की हिस्ट्री है तो ये क्रॉनिक टिलोजन एफ्लूवियम है। मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अक्यूट में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपको याद रखना है, जो रूल आउट करना है, वो हाई फीवर है,
सर्जरी है, कोई सीरियस सर्जरी तो नहीं हुई है मरीज की, या कोई इंपॉर्टेंट इलनेस तो नहीं हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में। पर अगर मरीज की हिस्ट्री 3 महीने से ज्यादा की है, 3 महीने से ज्यादा की है, उस केस में आपको क्रॉनिक सोचना पड़ेगा, और क्रॉनिक वाले में आपको थायराइड एब्नॉर्मेलिटी सोचना पड़ेगी। कोई ड्रग तो नहीं ले रहा था मरीज, कोई लॉन्ग टर्म से कोई गोली पर तो नहीं है मरीज, या उसको कोई और बड़ी एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज देखना पड़ेगी। टिलोजन एफ्लुएम में मेरा जो संदेश है आज के लेक्चर के लिए, क्रैश डाइट वाला कॉज आप यूजुअली सर्च करो आपके पेशेंट में, आपको वो मिल जाएगा, और साथ साथ में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो ये तो मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दी। अब अपने केस पे जो छोड़ा था अपन ने, केस क्या था, रिकॉल करो जल्दी जल्दी। केस ये था कि महिला को हेयर लॉस की हिस्ट्री थी जो अपन ने पढ़ी, अभी पूरा थ्योरी पढ़ लिया उसका, पर आपके पास तो वो थायराइड की रिपोर्ट लेकर आई थी, और उस थायराइड की रिपोर्ट में जो TSH था वो कम था और T4 T3 बड़ा था। अपना सवाल था कि इस महिला की अब अगली इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे, TSH स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी करवाओगे कि इसका नेक का अल्ट्रासाउंड करवाओगे, कोई न्यूरो इमेजिंग करवा लोगे। पर रुको 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 रुको, ये सोचो 3 महीने पहले उस महिला को क्या था, 3 महीने पहले उस महिला को टिलोजन एफ्लुएम हुआ था, तो मोस्ट लाइकली उसको सप्लीमेंट्स दिए गए होंगे। और जब भी बाल और नाखूनों की बात आती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मिसयूज्ड, ओवर यूज्ड, डिसयूज्ड, जो भी बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन सा दिया जाता है भैया, तो वो दिया जाता है बायोटीन। एक इंपॉर्टेंट चीज सीख कर जाओ आज बायोटीन के बारे में, कि बायोटीन सप्लीमेंट कैन माइमिक्स ग्रेव्स डिजीज, इट कैन मिमिक ग्रेव्स डिजीज। इसलिए इस केस में कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना है, कोई बड़ा आपको पैसा खर्च नहीं करवाना है मरीज का। एक चीज करो, ये सारे सप्लीमेंट रोको और उसके बाद फिर से TFT करवाओ 1-2 हफ्ते बाद। अगर TFT नॉर्मल आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये तो बायोटीन से हुआ था, क्यों थायराइड का इलाज करवाना है उसका। और फिर अगर TFT बड़ा आता है तो कुछ सोचेंगे। तो इस केस से क्या सीखने मिला, कि अपने को हर चीज पे फोकस करना है। सप्लीमेंट में बायोटीन दिया था, बायोटीन देने के बाद वो ग्रेव जैसा माइमिक करता है, तो अपने को सप्लीमेंट रोकना पड़ेंगे और फिर से TFT करवाना पड़ेगा। अब बायोटीन की यूजी क्लासेस में भी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी। एक और इंटरेस्टिंग केस बता के चले जाता हूं मैं आपको। हम पहले किताब में पढ़ते थे, अब तो OPDs में होता भी है अपन लोगों के साथ। क्या होता है, जिम वाले लोग आते हैं जो यूजुअली, अब तो बहुत कम लोग रॉ एग खाते हैं, पर फिर भी जो 20-20 अंडे खाते हैं वो बॉईल करके नहीं खाते। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉ एग खा रहे हैं। तो रॉ एग में एक इंपॉर्टेंस होती है जिसको कहते हैं एविडीन। वो एविडीन बायोटीन से बाइंड कर लेता है और एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता बायोटीन का, और बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो वो लोग क्या है, हेयर लॉस के साथ बहुत प्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखना है, अंडे अगर खाना है तो बॉईल करके खाना है। तो जिम वाले लड़के बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे, जो यूजुअली बहुत कम होता है ऐसा कि लोग अब रॉ एग खा रहे हैं, पर अब किताबों में भी देखा और कुछ कुछ केसेस हमने भी OPD में देखे हैं कि कुछ जो लंबे समय से बड़े बड़े बहुत ज्यादा एग्स खा रहे हैं, वो लोग अगर रॉ एग खा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उनमें क्या हो सकता है, बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और उस केस में आपको नेल और हेयर थिनिंग बहुत कॉमन है आपको। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ये केस आपको कैसा लगा। नीचे मैं लिंक डाल दे रहा हूं ऐप की, वो ऐप में आप कोर्सेज जाके एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं। और ऐसे ही केसेस अगर आपको और चाहिए तो मोर केसेस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।